हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 8वीं हिंदी का पाठ 17 सोना पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी को महादेवी वर्मा जी ने लिखा है और ये कहानी उन्होंने अपनी हिरन सोना की याद में लिखी है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सोना उनके पास जब छोटी सी थी आई थी और किस प्रकार से उन्होंने उसको पाला, वो उनके साथ खेलती थी, मजे करती थी और उनका मन किस प्रकार से मोह लिया और फिर अंत में कैसे वो चली गई। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं और हम भी उसके बारे में जानते हैं। सोना की आज अचानक स्मृति होने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है। हाँ, तो यहाँ महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि आज अचानक से उनको सोना की स्मृति हो गई है, मतलब उसकी याद आ गई है और उसका एक कारण है कि उनके परिचित अर्थात जानकार स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु जी की पौत्री सुस्मिता ने उनको एक पत्र लिखा है, जिसमें देखिए उन्होंने क्या लिखा है। गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबद्ध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। हाँ, तो सुस्मिता बताती है कि उन्हें अपने पड़ोसी से एक हिरन मिला था जो कि उनसे बहुत स्नेह करने लगा, ये उससे बहुत स्नेह करने लगे और हिरन भी उनसे स्नेह करने लगा। स्नेह मतलब प्रेम। लेकिन अब सुस्मिता को लगने लगा कि क्योंकि हिरन एक जानवर है तो वो कहीं ना कहीं जंगल से संबंध रखता है, तो सघन अर्थात घना, तो घने जंगल से संबंध रखने के कारण और बड़ा हो जाने के कारण सुस्मिता को लगता है कि उसे घूमने फिरने के लिए एक विस्तृत मतलब फैला हुआ बड़ा सा स्थान चाहिए। ठीक है, तो अब सुस्मिता कहती है महादेवी वर्मा जी से पत्र के अंदर, क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच में मैं आपकी बहुत आभारी होंगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकती है। हाँ, तो सुस्मिता महादेवी वर्मा जी से कहती है कि क्या आप उसको स्वीकार करेंगी, आप उसको रखेंगी और पालेंगी, और तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसको अच्छे से पालेंगी, अच्छे से देखभाल करेंगी, क्योंकि महादेवी वर्मा जी बहुत सारे जानवरों पक्षियों को पालती थी। ठीक है, तो और वो जो सुस्मिता थी वो कहती थी कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को उसको नहीं देना चाहती जो उसके साथ बुरा व्यवहार करे, क्योंकि कई लोग जानवरों को के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। सुस्मिता को पता था कि अगर महादेवी वर्मा जी उसको रखेंगी तो वो उसको बहुत अच्छे से पालेंगे और बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करेंगी। अब महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं, वो मनी मन सोचती हैं और कहती हैं कि कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। हाँ, महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि उन्होंने निश्चय किया था कि अब वो कभी भी हिरन नहीं पालेंगी। ठीक है, बहुत साल पहले उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि वो हिरन नहीं पालेंगी। उसके पीछे भी एक कारण था जो हम आगे इसमें पढ़ेंगे, लेकिन वो कहती हैं अपने उस नियम को भंग किए बिना, उस नियम को तोड़े बिना मैं इस कोमल से जीव जो हिरन अब सुस्मिता उनको देना चाहती है उसकी रक्षा वो नहीं कर पाएंगी अगर वो उस नियम को ना तोड़ें। तो अब महादेवी वर्मा जी अपने उस नियम को तोड़कर ही उस जीव को पालेंगी। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी। सोना कौन थी? महादेवी वर्मा जी की हिरन थी जो उन्होंने बहुत साल पहले पाली थी। उसी की उनको याद आ गई, तो क्या बताती हैं कि वो भी इसी प्रकार से उनके पास आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था मतलब बचपन भी पार नहीं कर सकी थी, कि वो बचपन भी पार नहीं कर, मतलब बिल्कुल छोटी सी थी सोना जब उनके पास आई थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था।
हाँ, सुनहरे रंग की रेशमी लच्छी, रेशम के धागों की लच्छी होती है ना, उसकी जो गांठ बनी होती है, उस समान वो प्यारी सी लग रही थी। और उसका कोमल सा लघु मतलब छोटा सा शरीर था, मतलब बहुत ही छोटी सी प्यारी सी रेशम सी मुलायम सोना थी जब उनके पास आई थी। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, सुवर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। चंपक क्या, एक सुनहरे रंग का फूल होता है, ठीक है। तो ऐसे वो लगती थी कि जैसे सुनहरे रंग का फूल हो, तो इसलिए सोना, सुवर्णा, सुवर्णलेखा आदि इस नामों से लोग उसको बुलाने लगे। ये सब नाम उसके परिचय बन गए, ठीक है। उसका मुख इतना छोटा सा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल भी पहचानना आ गया। हाँ, तो जब वो छोटी सी उनके पास आई थी, तो शीशी जिससे दूध पिलाते हैं, उसका निप्पल तक उसके मुंह में नहीं जाता था, ठीक है। उसका छोटा सा मुंह था, वो इतनी छोटी सी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे दूध पीना भी आ गया और दूध की बोतल को भी वो पहचानने लगी। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन थी उनकी नौकरानी, काम वाली, को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। कौन? बोतल। तो बोतल को वो बड़े ध्यान से देखती जब भक्तिन उसको साफ कर रही होती थी। वो उसको एक अपने सजीव मित्र की तरह समझती थी, ठीक है। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था। महादेवी वर्मा जी ये कहती हैं कि रात को वो उनके पलंग के पाए से सटकर बैठने लग गई थी, सीख लिया था ये उसने। पर गंदा ना करने की आदत उसने कुछ दिनों के अभ्यास से ही सीखी थी, ठीक है। ये आदत उसको कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ी। अंधेरा होते ही वह मेरे कमरे में पलंग के पास आ बैठती और सवेरा होने पर ही बाहर निकलती, ठीक है। तो अंधेरा होने के पास उनके पलंग के पास आके बैठती और सुबह होती तभी उनके कमरे से वो बाहर निकलती थी। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। हाँ, तो उसका दिन भर का जो कार्यकलाप था, जो काम थे, वो भी एक प्रकार से निश्चित से थे। वो सबसे पहले तो विद्यालय और छात्रावास, छात्रावास क्या होता है? हॉस्टल। वहां की जो विद्यार्थी थी उनके वो उनका क्या बन गई थी? खेल का, मनोरंजन का कारण बन गई थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद वो उनकी प्रिय साथी बन गई, उनकी मित्र बन गई, जिसके बिना अब उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। तो विद्यालय और छात्रावास की जो विद्यार्थी थी वो सब उसकी मित्र बन गई। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती, ठीक है। तो दूध पीकर और चने भीगे हुए खाकर वो कंपाउंड के चारों ओर कंपाउंड में चारों पैरों की एक चौकड़ी भर लेती और फिर वो छात्रावास पहुंचती और फिर कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। तो मतलब ये उसका जो कार्यकलाप था वो निश्चित था। वो इस प्रकार की क्रियाएं करती थी। और सवेरे छात्रावास में वो बड़ी विचित्र सी क्रियाशील करती रहती है। वो क्या होती रहती है क्रियाशीलता? वो क्या, क्योंकि जो छात्रावास होता है वहां पे छात्राएं जो होती है वो कुछ कुछ क्रियाएं करती रहती हैं। सुबह सुबह किसी को नहाना धोना होता है, किसी को क्या काम होता है, किसी को क्या काम होता है। तो वहां भी ऐसा ही होता था। कोई छात्रा अपना हाथ मुंह धोती, कोई कंघी करती, कोई साड़ी बदलती और कोई मेज की सफाई करती, तो कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती और कोई पूजा करती। इस प्रकार की क्रियाएं सारी छात्राएं
कर रही होती हैं। सोना के पहुंच जाने पर लेकिन क्या होता है कि इस विविध कार्य कर्म कुशलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। ठीक है, कि जो उनका काम चल रहा होता था उसमें एक नया काम और जुड़ जाता था। वो क्या कि कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। मतलब सब के सब कुछ ना कुछ उसके खेल में लग जाती थी। तो मैं इसमें उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ ना कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्किट को छोड़कर कम खाद्य पदार्थ पसंद थे। ठीक है, मेस क्या होता है? खाना खाने का स्थान छात्रावास में, जो जहां पर खाना खाते हैं वहां पर। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचती थी सोना, वैसे ही कि सिर्फ छात्राएं नहीं बल्कि नौकर चाकर भी दौड़ाते और उसको कुछ ना कुछ खिलाने लग जाते थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती। जागरण मतलब जागने की क्रिया, कि हाँ, जब छात्रावास में जब सब जाग जाते, जलपान कर लेते, उसके बाद में क्या होता कि जो सोना है वो घास के मैदान में जाकर धूप मतलब छोटी छोटी घास चढ़ती और उसी पर लोट पलोट होती, खेलती। ठीक है, मेरे भोजन का समय, महादेवी वर्मा जी कहती है, मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त ना हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्राप्य रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। हाँ, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता था जब उनके भोजन का स्थान होता था, तो जैसे ही महादेवी वर्मा जी भोजन करने लगती, सोना उनके पास आ जाती और उन्हीं के पास खड़ी रहती। तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ रोटी चावल हल्का फुल्का सा वो भी खा लेती थी, लेकिन ज्यादातर उसको कच्ची सब्जियां ही समझ में आती थी, वही उसको भाती थी, उसको पसंद आती थी। ठीक है, घंटी बजते ही, कहाँ की? छात्रावास की, वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती जहां पर छात्राएं प्रार्थना कर रही होती थी और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना प्रारंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ उसको खेलने का ज्यादा समय मिल जाता था, बच्चों के पास समय ज्यादा होता है, इसलिए उसको छोटे बच्चे ज्यादा पसंद थे क्योंकि उनके साथ वो ज्यादा समय बिता पाती थी, ज्यादा वो खेल पाती थी। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। ठीक है, वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर मतलब लाइन में खड़े होकर सोना सोना पुकारते रहते थे और वो उनके ऊपर से छलांग लगाती थी, एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती थी बच्चों के ऊपर से। यह सर्कस जैसा खेल कभी कभी घंटों चलता। हाँ, जैसे सर्कस चल रही हो इस प्रकार से ये खेल घंटों चलता रहता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। हाँ, जब वो ये खेल कर रहे होते तो कभी एक कक्षा उधर आती खेल के मैदान में, कभी दूसरी, और वो सभी बच्चों के साथ खेलती रहती थी। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। किसके प्रति? लेखिका के प्रति वो बता रही है कि उनके प्रति वो अपना जो स्नेह, अपना प्यार जो दिखाती थी, उसके कई तरीके थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट ना लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार से कोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। हाँ, तो महादेवी वर्मा के प्रति वो अपना प्रेम, अपना स्नेह कैसे प्रदर्शित करती थी, कैसे दिखाती थी कि उनके ऊपर से छलांग लगाती थी एक ओर से दूसरी ओर, और जो देखने वाले थे उनको लगता था कि जब वो ऐसे कूद रही है तो कहीं लेखिका के
सिर पर चोट ना लग जाए, लेकिन वो बहुत ही ध्यान से छलांगे लगाती थी। वो अपने पैरों को सिकोड़कर और ऊंचाई से, सिर के काफी ऊंचाई से छलांग लगाती थी कि चोट लगने की कोई संभावना नहीं थी। चोट तो उनको लग ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो भी उनको बहुत प्रेम करती थी और उसका पूरा ख्याल रखती थी सोना। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती। हाँ, तो क्या क्या करती थी कि उनके पैरों से अपना शरीर रगड़ती, और जब महादेवी वर्मा जी बैठी होती थी तो उनके साड़ी का छोर मतलब किनारा अपने मुंह में भर लेती, और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसी अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। अनिर्वचनीय मतलब जिसे कहा ना जा सके, मतलब इस प्रकार से एकटक देखती रहती। डरने की बजाय उनको लगातार वो देखती रहती थी अपनी गोल गोल आंखों से कि अगर उसको डांट पड़ती थी तो। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। हाँ, उसको मन करता था अगर उसको प्रेम दिखाना है, स्नेह दिखाना है तो उनके ऊपर से कूदेगी कूदेगी वो, एक जगह से दूसरी जगह उनके सर के ऊपर से छलांग लगाएगी, और उनकी और किसी परिस्थिति को उसे समझ में नहीं आता था। जैसे यहाँ बताया लेखिका ने कि कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी की स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। हाँ बच्चों, आपने देखा होगा कुत्ता कैसे करता है। अगर उसका स्वामी मतलब जो उसको पाल रहा है, अगर वो उसको प्यार करे तो वो बहुत ही प्यार से आ जाता है, पास में आ जाता है प्यार से बुलाने पर। और उसको अगर गुस्सा किया जाए तो वो डरा हुआ और अपनी दयनीय सी स्थिति बनाकर दुबक सा जाता है। पर हिरन को यह अंतर नहीं समझ में आता, अतः उसका अपने पालने वाले से डरना कठिन है, क्योंकि उसको डर या क्रोध समझ में नहीं आता। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय मतलब हैरानी भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, बजाय कि डर के दुबक के बैठने के दृष्टि से दृष्टि मिलाकर देखता रहता है, हैरान हो जाता है कि ये कैसा सा व्यवहार है। ठीक है, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है, जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं मतलब कोशिश है कि हाँ, कि वो दिखाने के लिए, अपना स्नेह दिखाने के लिए वो बहुत सारी कोशिशें करता है कि आसपास मंडराता है। लेकिन अगर उसको क्रोध करो, गुस्सा करो तो हिरन को समझ में नहीं आता, बल्कि वो आंखों से आंखें मिलाकर एकटक होके देखता रहता है। अब आगे क्या कहती हैं लेखिका। मेरी बिल्ली गोधुली, कुत्ते हेमंत वसंत, कुत्ती फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए मतलब नाराज हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया, मतलब सखीपन, दोस्ती। हाँ, वो बता रही हैं कि उनकी बिल्ली जो है, कुत्ते कुत्ती, ये सब उसके नए अतिथि को देखकर नाराज हो गए, लेकिन सोना जो थी उसने थोड़े ही दिनों में सबसे दोस्ती कर ली। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते, मतलब सारे एक साथ खेलते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते, तन्मय मतलब मगन हो जाते, तो जैसे ही वो उस खेल में मग्न हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। तो इस प्रकार से ये सब खेलते थे, कान खींचते, उसके पैर खींचते, और वो अचानक से भागने लगती और सारे ही ये जानवर जो उसके दोस्त बन गए थे उसके पीछे दौड़ने लगते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर हिरण शावक से सोना हिरणी में परिवर्तित होने लगी। हाँ, जब साल भर हो गया
तो जो हिरण थी वो अपने बचपन से निकलकर छोटी हिरण से से वो सोना बड़ी हिरणी में परिवर्तित हो गई। उसके शरीर के रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। ताम्रवर्णी मतलब तांबे के रंग जैसे, ठीक है। वर्ण मतलब रंग और ताम्र मतलब तांबा। उसके जो शरीर के जो रोए थे वो तांबे के रंग जैसे लगने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। टांगे बहुत ही सुडौल मजबूत सी हो गई। और खुर क्या होते हैं? जानवरों के पैर के आगे का जो हिस्सा होता है वो उनको खुर बोलते हैं। तो उसके कालापन भी बढ़ गया, उसमें चमक आ गई। ग्रीवा अर्थात गर्दन, ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत की का स्फुरण हो। स्फुरण मतलब कंपन। हाँ, तो जो उसकी आंखें थी वो कैसी लगने लगी थी? नीलम देखा ना, एक प्रकार का रत्न होता है, बहुत ही सुंदर सा होता है, चमकदार सा। तो आंखें ऐसे लगती थी कि जैसे नीलम के बल्ब हो और उसमें बिजली सी कांप रही हो, बिजली सी स्फुरित हो रही हो। संभवतः अब उसमें वन तथा स्वजाति का स्मृति संसार जागने लगा था। हाँ, अब वो तो क्या होने लगा था? स्वजाति, स्वजाति मतलब अपनी जाति के, मतलब अपने बराबर के जानवरों की स्मृति को जगाने लगी थी। वो उनके बारे में सोचने लगी थी कि वन और अपने साथ के, अपनी जाति के, अपने बराबर के जानवरों के बारे में। अब छोटे जानवरों या बच्चों के साथ उसको खेलना कम पसंद आने लगा था। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको छोटे बच्चों के साथ खेलना ज्यादा नहीं पसंद आता, इसी प्रकार से सोना को भी अपनी जाति के और अपने बराबर के साथ, बच्चों के साथ या जानवरों के साथ खेलना कि वो मतलब वो सोचने लगी थी, वो उस ताक में रहती थी। प्राय सूने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। हाँ, ऐसे लगता था कि सूने मैदान में वो गर्दन ऊंची करके किसी की प्रतीक्षा में कि कोई उसके बराबर का, कोई उसके बराबर के जानवर आए जो उसके साथ खेलें। ठीक है। वासंती हवा बहने पर यह मूक प्रतीक्षा और अधिक मार्मिक मतलब हृदय को छूने वाली हो उठती। जब वासंती हवा चलती तो उसको और ज्यादा की जो उसकी प्रतीक्षा थी वो और ज्यादा ही मार्मिक हो जाती थी। ठीक है। शैशव के साथियों और उनकी उछल कूद से अब उसका पहले जैसा मनोरंजन नहीं होता था। हाँ, जो बचपन के साथी थे, छोटे साथी थे, उससे अब उसका उतना मनोरंजन नहीं हो पाता था। अतः उसकी प्रतीक्षा के क्षण कुछ अधिक हो जाते थे। इसी बीच फ्लोरा, फ्लोरा कौन है? कुतिया का नाम है, जिसमें बताया गया है ने भक्तिन, भक्तिन जो उनके काम वाली है, को कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। हाँ, तो इसी बीच में क्या हुआ, जो वो फ्लोरा थी उसने भक्तिन की कुटिया में, अंधेरी सी कुटिया में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। हाँ, अब वो कि अपने उसको जो बराबर के साथी चाहिए थे उन सब बातों को भूलकर वो एक नए संसार, सृष्टि मतलब संसार, संरक्षण मतलब देखभाल, तो वो एक नई सृष्टि की देखभाल में व्यस्त हो गई। वो जो बच्चे थे उनके साथ खेलने लगी। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई, मतलब हैरान हो गई। हाँ, वो फिर से
इनको छोड़कर और फिर से वो उस खोज में फिर से जुट गई जो वो प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। हाँ, अब क्या होता है कि फ्लोरा जो थी उन बच्चों की माँ वो बाहर घूमने गई कहीं, और सोना जो थी वो भक्तिन की कोठरी में उन बच्चों के पास निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंख बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे, क्योंकि उनको नहीं पता था, उनकी तो आंखें बंद थी, बिल्कुल छोटे थे, तो आंखें बंद करते हुए ही वो इतने प्रेम से उनके पास लेटी हुई थी कि वो अपने दूध को उसी में ही खोजने लगे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया कि अब वो रोज उनके पास भी जाकर लेटने लगी। आश्चर्य की बात यह है कि फ्लोरा हेमंत, वसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास पटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। हाँ, तो वो फ्लोरा जो थी उन पिल्लों की माँ, वो किसी पर विश्वास नहीं करती थी। वो हेमंत, वसंत, गोधूली किसी को अपने बच्चों के पास पटकने नहीं देती थी, लेकिन सोना के संरक्षण में उनको छोड़कर और वो निश्चिंत भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी कि उनके लिए भोजन तलाशने या किसी भी काम से वो चली जाती थी और सोना के पास छोड़ जाती थी, क्योंकि उनको पता था कि सोना अच्छे से उनका ख्याल रखेगी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। हाँ, तो वो उसको पता चल चुका था फ्लोरा को कि जो सोना है वो बहुत ही प्यार से उनको रखेगी, और उसकी अहिंसक प्रकृति का भी पता चल गया था। अहिंसक मतलब जो किसी को किसी प्रकार की चोट ना पहुंचाए। उसको पता था फ्लोरा को कि वो उसके बच्चों को बहुत ही प्यार से रखेगी और उनको चोट नहीं पहुंचाएगी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया, और मानो इस वृद्धि की उपलब्धि में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर पर आर पार चौकड़ी भरती रही। हाँ, अब जैसे ही पिल्ले बड़े हो गए और उनकी आंखें खुल गई, तब सोना ने उनके पीछे उनको भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। वो भी उसके पीछे घूमने लगे, और मानो कि इस वृद्धि की उपलब्धि में आनंदोत्सव मतलब खुशी का उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक, हाँ, लेखिका के सिर पर चौकड़ी भरती रही कि उनके ऊपर से जो वो कूदती थी वो करने लगी, वो अपनी खुशी जाहिर कर रही है। पर कुछ दिनों के उपरांत जब वह आनंदोत्सव पुराना पड़ गया कि अब वो बच्चे बड़े हो गए और बहुत दिन हो गए उनके साथ खेलते हुए, तब उसकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां फिर लौट आई। अब वो फिर से प्रतीक्षा करने लगी और अपने बराबर के किसी संगी साथी को ढूंढने लगी। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। हाँ, लेखिका का उसी वर्ष गर्मियों में बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम बन गया। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ, कहीं बाहर कम रहती है महादेवी वर्मा जी। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। सेवक थे लेकिन फिर भी उनके पास छोड़कर वो आश्वस्त नहीं हो पाती थी। वो खुद उनकी अच्छे से देखभाल करती थी। भक्तिन, अनुरूप, ये कौन थे? नौकर उनके आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। हाँ, तो फ्लोरा को भी वो साथ ले गई। छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैमित्तिक मतलब नियम से जो रोज वो करती थी वो कार्यकलाप भी बंद हो गए, क्योंकि छात्रावास तो बंद था। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः उसके आनंदोल्लास के लिए भी अवकाश कम था।
तो अब वो अपना मजे खेल कूद कहाँ और किसके साथ करती? पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। हाँ, क्योंकि महादेवी वर्मा जी पैदल आने जाने का निश्चय किया तो उसकी वजह से लंबा समय लग गया और जो ग्रीष्मावकाश था, गर्मियों की छुट्टियां थी, वो सारी बद्रीनाथ की यात्रा में ही समाप्त हो गई। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। हाँ, जो एकदम उनसे बिछड़ गए थे, इतने समय बाद मिले, उनमें कोलाहल होने लगा। गोधूली कूद कर कंधे पर आ बैठी हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। हाँ, सभी जानवर लेखिका के साथ खेल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ सोना को ढूंढ रही हैं और उनको लग रहा है कि कहाँ है वो, मेरे सिर के ऊपर से आके छलांग क्यों नहीं लगाती? उन्होंने माली से पूछा, चपरासी से पूछा, चौकीदार से, और ये सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता के बिना बोले ही उसे दे डाला। हाँ, हुआ क्या कि वो आते ही लेखिका को कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते, लेकिन जो माली की भावुकता थी, जो उसके भाव थे, वो जो वो उदास हो रखा था, उसकी आंखें छलक रही थी, उसने बिना बोले ही सब कुछ बता दिया, उनको वो समाचार दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास में सन्नाटा था, क्योंकि वहां की भी छुट्टियां पड़ी हुई थी, और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरणी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में थे। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। हाँ, वो दुखी रहती थी, अकेलापन महसूस करती थी, तो माली ने क्या सोचा कि पालने वाला तो कम होते हैं, लेकिन उसको उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यक्ति बहुत हो सकते हैं कि जो उसको मार काट कर खा जाए। ठीक है ना? तो इसलिए उसने क्या करा, माली ने उसको एक लंबी रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। हाँ, एक दिन क्या हुआ, वो भूल गई कि वो रस्सी के बंधन में बंधी हुई है, कि जैसा कि उसका स्वभाव ही था, उसकी प्रकृति थी उछल कूद करना, वो भूल गई और उसने बहुत तेज की, बहुत ऊंची छलांग लगाई रस्सी में बंधे बंधे ही, और जिसकी वजह से रस्सी से खिंच जाने पर वो मुंह के बल धरती पर आ गिरी, और वही उसकी अंतिम सांस थी, उसकी अंतिम उछाल थी, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। सब उस सुनहले रेशम की गठरी के शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए, और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हो गया और सोना चली गई। यह सुनकर मैंने निश्चय किया कि हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से हिरण ही पालना पड़ रहा है। हाँ, तो इन सब के बाद महादेवी वर्मा जी ने ये निश्चय किया कि वो अब कभी भी हिरण को नहीं पालेंगी, क्योंकि सोना को उनको लग रहा था उनकी वजह से चली गई या उसकी मृत्यु हो गई अकेलेपन के कारण, तो वो बहुत दुखी थी सोना से बिछड़ने की वजह से। तो इसलिए लेखिका ने निश्चय किया कि वो कभी भी हिरण नहीं पालेंगी। लेकिन संयोग से क्या हुआ कि जो
धीरेन्द्र बसु जी की पौत्री सुस्मिता थी, उसने उनको हिरण पालने के लिए ही कहा और उनको हिरण ही फिर से पालना पड़ रहा है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।